नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक और सेट का, और इसमें सेट रहने वाला है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 29/11/2020 को। ठीक है, इसमें शायद 2400 के आसपास सीट था। 2400 होगा या 1700 के करीब होगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, या तो 2400 होगा या 1700 होगा। ठीक है, तो प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। मेंस का पेपर है, और इससे पीछे जो भी सेट डिस्कस किया गया उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, या सर्च कीजिएगा तो चैनल पे प्लेलिस्ट है बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर के नाम से, वहाँ से भी सर्च करके वीडियो देख सकते हैं। तो टोटल 2002 से लेके 2022 तक के दरोगा का जो भी एग्ज़ाम बिहार में हुआ है उन सभी प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बैंक उन सभी प्रश्नों का डिस्कस करते हैं और सेट के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक 6 सेट का डिस्कस हमने कर चुका है, पहले ही कर चुके हैं, और ये रहा सेट नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा था इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, डे से एक क्वेश्चन, हम प्रत्येक वीडियो में बोलते हैं कि डे से एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, डे या थीम, इससे क्वेश्चन बनेगा, एक या दो। तो इसको जनवरी से लेके दिसंबर तक जितना भी मंथ है सब को लिख लीजिए कहीं कॉपी पे, और सबको याद कर लीजिए। इसमें कम से कम 1 या 2 नंबर आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में फर्स्ट करा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, और इस साल जो 8 मार्च को मनाया गया उसका थीम था डिजिट ऑल, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। क्या था? इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, ये थीम था। 8 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था भगत सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 का है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, तो ये किया गया था भगत सिंह के द्वारा। मार्च 1926 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। कहाँ? पंजाब में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। देखिए, ये बीपीएससी में भी पूछा है और यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा है कि भारत में वरीयता क्रम चुने। वरीयता क्रम का क्वेश्चन बीपीएससी में भी बना था। तो वरीयता में सबसे ऊपर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। उसके बाद होता है उप राष्ट्रपति। 3 नंबर पे आ जाएगा प्रधानमंत्री। उसके बाद अपने अपने राज्य के राज्यपाल, जो अलग अलग राज्य है उसका राज्यपाल आ जाएगा। उसके बाद 5 नंबर पे आ जाएगा पूर्व राष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री आता है, उप प्रधानमंत्री। सुन के याद रखे या लिख लीजिए कॉपी पे। होता क्या है कि पेंसिल का प्रॉब्लम है, ये वर्क ठीक से नहीं करता, इसकी वजह से लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो 5 नंबर पे क्या आएगा? पूर्व राष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री। 6 नंबर पे वरीयता में आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और इसी के समकक्ष आ जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और 7 नंबर पे आपको आ जाएगा संघ के कैबिनेट के मंत्री आ जाएगा, मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री आ जाएगा, योजना आयोग या उसको नीति आयोग
के अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, ये सब आ जाएगा। 8 नंबर पे आ जाएगा आपका राजदूत वगैरह जो होता है ये। 9 नंबर पर उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ये सब आता है। और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, ये सब आ जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त, ये सब 9 पे आएगा। 10 पे आएगा राज्यसभा के उपसभापति जो हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, ये सब योजना आयोग के सदस्य, ये सब 10 नंबर पे आता है। तो ये रहा, लेकिन इसको एक बार देख लीजिएगा, लुसेंट के लास्ट चैप्टर में भी दिया गया है, या पोलिटी अगर आप पढ़ते हैं या लक्ष्मीकांत का, तो उस बुक में भी इसका संग्रह लास्ट में किया गया, वरीयता करके चैप्टर दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या बन जाएगा? तो इसमें सही आंसर आपका बन रहा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये सी आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है, तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? काइटिन। काइटिन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए कि एक बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है, तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? कि एक समबाहुभुज दिया गया, उसका आंतरिक कोण जो है बाहरी कोण से क्या है, कितना गुना है? 4 गुना है। ठीक है, तो मान के चलिए सभी बाहरी कोण को क्या मान लीजिए? बाह्य कोण को मान लीजिए 360। कितना? 360 डिग्री। तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा? आंतरिक को रहा है बाहरी कोण का चौगुना है, तो आंतरिक कोण हो जाएगा 360 गुने 4, यानी आ जाएगा आपका 1440 डिग्री। ठीक है, और मान लीजिए कि सभी भुजाएं, मान लीजिए लेट कर लीजिए, मान लीजिए कि सभी भुजाएं की संख्या कितना है? n है। सभी भुजाओं की संख्या n है, तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 1440 बराबर है कितना? तो n-2 गुने 180 को। तो 180 से जब इसको काटिएगा तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 8 से कट जाएगा, 180 से 8 कट जाएगा, इधर बच जाएगा n-2। तो n बराबर हो जाएगा 2, इधर आके जुड़ जाएगा 10। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन। मेंस के पेपर में 20 नंबर का प्रश्न आपको मैथ प्लस रीजनिंग से देखने को मिलता है दरोगा मेंस के एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है, वह न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा गया है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पीछे साल पूछा गया था कि जनगणना जो है 2001 का जनगणना मिलियन में पूछा था, तो इस संभावना है कि 2011 का जनसंख्या पूछ ले मिलियन में, तो 121.2 मिलियन जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार, जिसमें मेल है आप 627.7 मिलियन, वही फीमेल है 586.5 मिलियन। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन कितना है? 1210.2 मिलियन। मेल है 627 है, 627.7 मिलियन, और फीमेल है 586.5 मिलियन। ये है इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता? पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता? क्वेश्चन नंबर 7, तो ये जो है इसका हो जाएगा नवपाषाण काल का ये जो है विशेषता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो इसमें जो है कथन सत्य नहीं है। सदस्य की संख्या, न्यूनतम सदस्य की संख्या 60, ये इसमें जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या? शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो ये देख लीजिए मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन, यानी मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये प्रश्न का सही उत्तर क्या बन जाएगा? सबसे पहले पुरंदर दुर्ग पर विजय हुआ है, उसके बाद सूरत की
पहली लूटमार हुआ है, उसके बाद आपका बन जाएगा राज्याभिषेक हुआ है, उसके बाद कर्नाटक पे आक्रमण हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं आगे। ऑप्शन नंबर है 4, 4 के बाद 2, 1 और 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए शिवाजी ने पुरंदर शिवाजी ने, यहाँ आ जाइए एक बार, शिवाजी ने पुरंदर दुर्ग पर विजय जो है प्राप्त किया था, ये जो है 1648 में। ठीक है, ईस्वी में। उसके बाद आ जाएगा सेकेंड आ जाएगा, उसके बाद सूरत की पहली लूटमार, और उसके बाद आपका आ जाएगा राज्याभिषेक, और उसके बाद लास्ट में आएगा कर्नाटक का आक्रमण। ये इसको एक बार गूगल से डेट मिला लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफार्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई पूछा है। देखिए डी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या हो जाएगा, एस गुने टी, यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डी बाई एस इक्वल टू टाइम। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इसे। अब यहाँ देखिए कि डी कितना है, तो 800 मीटर तो हो जाएगा प्लेटफार्म का। अब मान लीजिए कि ट्रेन का लंबाई टी है। ठीक है, और चाल कितना है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है 30 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करें तो आपका आ जाएगा 800 प्लस टी बाई 120 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से डिवाइड करना होता है, और 30 ये आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आंसर 200 मीटर ट्रेन का लंबाई आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, 800 प्लस टी बट्टे 200 बट्टे 120 गुने 5/18 है, बराबर में 30 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो टी का मान आपका 200 मीटर आएगा। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर हो जाएगा, वही प्लेटफार्म का लंबाई जो है 800 मीटर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, तो गैरी मैंडरिंग क्या हो जाएगा, गैरी मैंडरिंग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय कोई व्यक्ति है, विजय वो महिला की तरफ इशारा करते हुए बोला कि वह मेरे ससुर इसका फादर इन लॉ की पत्नी, तो मदर इन लॉ हो जाएगा, उसकी एकलौती पुत्री है ये महिला। ठीक है, तो उस महिला का विजय के साथ क्या संबंध होगा, तो इसके ससुर की पत्नी की पुत्री क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी होगी। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए, 13 कह रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है, तो कि ये पश्चिमी विक्षोभ के वजह से ये जो है होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए, फिर रीजनिंग का प्रश्न, थोड़ा टफ है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं, जैसे कि 8 है, 4 है, 6 है, 15 है, उसके बाद 52 सही 1/2 है। इसको जो ये मेथड से सॉल्व होगा फर्स्ट इक्वेशन, वही सेकेंड से सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें क्या अंतर है, 1/2 से गुना किया गया, कितना से, 1/2 से। इसको 1/2 से गुना करते हैं तो 4 आएगा। इसको क्या किया गया है, 3/2 से गुना किया गया। उसके बाद इसको किया गया है 5/2 से गुना किया गया। ठीक है, और उसके बाद इसको किया गया है 7/2 से गुना किया गया। ठीक है, 1 से 3 हुआ, 3 से 5, 5 से 7। इसी प्रकार इसमें जब आप करते हैं कि 1/2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6 को आप 3/2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 को जब आप कितना से 5/2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9×5 = 45/2 आएगा। और इसको जब आप पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22.1/2। ये ट्रिक का इस्तेमाल इसमें किया गया है, तो 22.1/2 इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है, यानी कि मान लीजिए कि x का 1/4 कितना है, 6 से 5 अधिक है, यही बोल रहा है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए। x/4 बराबर कितना हो जाएगा 11, और x और ये 4 उधर चल के कितना में बदल जाएगा, गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 44। बी आंसर इसका बन जाएगा। आशा करने की मैथ का जो भी प्रश्न है वो समझ में आता है। तो समझ में आपको आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए नया है तो, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका सही आंसर जो बन जाएगा ये बन जाएगा ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए। ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है कि आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। ठीक है, जब आपातकाल का स्थिति आ जाए तब क्या होगा कि इनमें से पूछा गया है कि कौन सा अधिकार को छोड़कर अन्य सभी अधिकारों के लिए परिवर्तन के लिए आपको न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद इसमें 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए कि भारतीय संविधान, देखिए ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो ये होगा 6ठा अनुसूची के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए कि एफ्ला 20 का उत्पादन है। एफ्ला 20 का उत्पादन है, तो ये हो जाएगा कवक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए। ये भी पॉलिटी है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई, तो ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए। प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए हैं। प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए हैं, तो ये रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया है। बी आंसर हो जाएगा। देखिए प्यूनिक का युद्ध जो है 264 ईसा पूर्व से लेके 146 ईसा पूर्व के मध्य यूरोप के प्रदेशों एवं भूमध्य सागर में कार्थेज एवं रोमन सैनिकों के बीच में जो है हुआ था। ठीक है, ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए कि अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय से सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। 23 नंबर का तो क्या हो जाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, तो मुख्यमंत्री के विषय से ये जो है संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए। अपविशिक वायस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अपविशिक वायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, ये घटती है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए। जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया कि टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था। जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया कि टोबिन टैक्स निम्न में से
किस लेन देन पर लगाया जाता था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? करेंसी के लेन देन पर। क्या हो जाएगा? करेंसी के लेन देन पर। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए। मुगल दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? मुगल दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग जो है अलग विभाग बनाया था? तो ये कौन था? तो ये था अब्दु सम्मद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए कि एक शर्ट जो है 1353 रुपये के बजाय 1425 रुपये में बेचने पर 8% ज़्यादा प्राप्ति होता है। तो शर्ट का लागत मूल्य क्या है? अब देखिए, अब 1353 के बजाय 1425 रुपये में हमको बेचना पड़ गया, तो कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल गया? तो एक्स्ट्रा जो राशि मिला ये आप 72 रुपये का अंतर आ गया। तो 72 के वजह से 8% का अंतर आ गया। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 72/8। तो इसको काटिएगा तो 9 आएगा। तो 1 का वैल्यू अगर 9 के बराबर है तो 100 का वैल्यू कितना के बराबर होगा? तो 900 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका 27 नंबर का। आ जाइए 28 नंबर प्रश्न पर। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में प्रचलित है? कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्य में। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य में काटो और जलाओ प्रतिरूप जो है प्रचलित है। देखिए, इससे क्वेश्चन एक पूछा गया था बदल के कि काटो और जलाओ कृषि का मतलब होता है झूम खेती। झूम खेती जिसके अंतर्गत क्या है कि पेड़ पौधों को काटकर जमीन साफ की जाती है और फिर काटे गए पेड़ पौधे जलाए जाते हैं तथा पोटाश से भरपूर हो जाती है, जिससे मिट्टी में क्या होता है? पोषक तत्व जो है बढ़ जाता है। क्वेश्चन 29 पे आ जाए। भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? 29 नंबर प्रश्न का। तो ये हो जाएगा इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं है? 30 नंबर का हो जाएगा तो वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर ये जो है जीएसटी के अंतर्गत अब आने लगा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है संविधान के। तो ये जो वर्णित है अनुच्छेद 29 और 30 में इसका जो है वर्णन किया गया। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में संस्कृति और शिक्षा के अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये किस अधिकार के अंतर्गत आएगा? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान में कहाँ है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो है इसका वर्णन किया गया। किसका? मौलिक अधिकार का। देखिए, मूल अधिकारों का संविधान के भाग 3 को ही भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, और मूल अधिकार कौन कौन है? तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वही संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो टोटल 6 अधिकार मूल अधिकार है। संपत्ति का अधिकार था जिसको मूल अधिकार से हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त आरंभ किया था? रैयतवारी बंदोबस्त आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाएगा थॉमस मुनरो को। थॉमस मुनरो को रैयतवारी व्यवस्था का जनक भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पर्व पूर्व की वर्षा को कहते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहा जाता है? तो ये जो है
काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, नॉर्वेस्टर्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाए कि अज्ञात राशि ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है, जिस अज्ञात राशि ज्ञात करना। देखिए, एक इस मेथड से भी निकाल सकते हैं कि 3 का पावर 4 अगर हम रखते हैं तो ये 81 आ जाएगा। वही अगर 9 पर पावर अगर आप 4 करते हैं तो ये मान आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। या इसको एक और मेथड से बना सकते हैं कि मान के चलिए कि कितना का पावर कर दे और ये कितना का पावर, तो मान के चलिए 9 का स्क्वायर है, ये कितना है 81, 9 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये जो है 81 का स्क्वायर है, ठीक है। इससे भी आप निकाल सकते हो। तो सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है, तो ये जो है अंतिम निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय के में जो है फैसला का निपटारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाए, ये एसएससी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, और एसएससी मतलब सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी या दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था उस गैस का क्या नाम है, तो मिथाइल इसका मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है रिसने के वजह से, रिसाव की वजह से बहुत सारा लोग जो है वहाँ वर्कर थे, कब 2 दिसंबर 1984 को, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा लोग वर्कर जो है उसका मृत्यु हो गया था। इसका फार्मूला होता है C2H5N, C2H5N मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 37 पे। 37 मैथ का एडवांस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, या हम लोग जब 10th में पढ़ते थे इसको बोलते थे ये रेखा गणित का प्रश्न, ज्योमेट्री का क्वेश्चन, लेकिन जब एसएससी में हम लोग पढ़ने थे इसको बोलते हैं एडवांस मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि माना पी क्यू और आर एस दो समानांतर रेखाएं हैं, यानी कि पी क्यू समानांतर आर एस दो समानांतर रेखाएं हैं, जिसमें क्या दिया गया है, क्यू एस का मान दिया गया आपको 2 सेंटीमीटर। तो मान इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए पी आर क्या हो जाएगा, ए पी आर क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होने की वजह से क्या होगा, ए पी बराबर हो जाएगा, ए पी बराबर ए आर के, ए पी बराबर ए आर जो है इसके बराबर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है कि कोण ए पी आर प्लस कोण ए आर पी बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ये जो है थीटा दिया गया है, ये भी थीटा है, और ये जो है इधर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 60/2 यानी कि 30 डिग्री आपका आ जाएगा। तो 30 डिग्री क्या है, कोण ए पी क्यू बराबर 30 डिग्री, ए पी क्यू नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा कोण ए पी आर इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। आगे देखिए, समीकरण 1 मान लीजिए, वही कोण आर पी क्यू, कोण आर पी और क्यू, ये जो है कोण आर पी क्यू जो है कितना है 90 डिग्री है, और कोण ए पी क्यू कितना हो जाएगा 90 माइनस 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। और समीकरण फर्स्ट और जब सेकेंड को आप जब सॉल्व करेंगे तो आप देखें, कापी पे बनाइएगा, यहाँ पे आपको स्पेस कम है इसकी वजह से समझ में नहीं आएगा, कापी पर बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कोण ए पी क्यू जो है बराबर हो जाएगा 2 कोण ए पी आर के, ठीक है। ये इसमें संबंध जो है दर्शाता है। तो यहाँ जो है आपका आंसर नंबर बन जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे कल
कल के एक दिन पहले शनिवार था, यानी आज मानिए इसके कल है, कल से एक दिन पहले शनिवार था, तो अगला मंगल कब होगा? तो शनिवार था, तो ये क्या हो जाएगा? कल का दिन हो जाएगा शनिवार के बाद रविवार और आज का दिन हो जाएगा क्या? सोमवार। तो मंगल का क्या होगा? आने वाला कल। बी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए कि दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। दक्षिण पूर्वी एशिया की वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है 39 का, तो ये हो जाएगा सिंगापुर, उसके बाद मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाए, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो ये थे डॉक्टर, इन ऑप्शन में डॉक्टर संजीव रेड्डी। ठीक है। ये जो है 1956 में संजीव रेड्डी 1956 में गठित आंध्र प्रदेश में वह पहले मुख्यमंत्री चुने गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाए, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है 41 का? तो ये हो जाएगा इट्रियम। डी आंसर बन जाएगा इट्रियम। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाए, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? ये भी मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यानी मध्यकालीन भारत। तो भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया था? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाए। 43 कह रहा है कि अकबर द्वारा 1567 से लेकर 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था? ये भी मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन है। तो अकबर द्वारा 1567 से 68 में चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया, तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा उदय सिंह। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44 पे आ जाए, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से निम्न के कारण उत्पन्न होती है? पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के वजह से या कारण से उत्पन्न होती है। 44 का क्या हो जाएगा? बोरियम के वजह से। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाए, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे 45 का? तो ये थे राम सुभग सिंह। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाए, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाए, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ज्योग्राफी का प्रश्न है या स्टैटिक जीके भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है ये मेघालय में पड़ता है। ठीक है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में पड़ता है और इसका निर्माण जो हुआ है मालवा पठार के समान युग में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। देखिए, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना था। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाए, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध जो है ये टेनिस से हो जाएगा। से हो जाएगा। इस खेल का उत्पत्ति जो है मिस्र या मध्य पूर्व से हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जलयान निर्माण उद्योग दिया गया है और इधर जो है अवस्थिति उसका दिया गया। जलयान निर्माण उद्योग और इधर अवस्थिति दिया गया और सुमेलित नहीं पूछा गया। तो ये जो है मझगांव डॉक लिमिटेड जो है गोवा, ये इसमें सुमेलित नहीं है। तो ये कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। कहाँ? इसका हो जाएगा मुंबई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है। राज्यसभा
साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता था कितने दिनों तक? 6 माह तक। कितना दिन तक? 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाए। मैथ का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उसका लॉसो जो है 240 है तो बड़ी संख्या क्या होगा? देखिए, मान लीजिए कि लेट कर लीजिए कि संख्या कितना है, एक संख्या 3x और एक संख्या है 4x, तो लॉसो क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा 3x और 4x का। एक तो x होगा और एक हो जाएगा आपका 3 और एक हो जाएगा गुना में 4, और इसका मान दिया है 240, तो x गुने 12 का मान हो जाएगा 240। 12 से जब इसको काटते हैं तो 20 आएगा, तो x इक्वल टू 20 आएगा। तो बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या कितना है? 4x, तो 4 को जब 20 से गुना करेंगे तो 80 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 52 कर रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना को क्या कहा जाता है? तो ये जो है विलंबन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाए कि भारतीय राज्य का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर जो है डिस्कस करने का मेन मोटिव है, प्रीवियस ईयर पेपर से एक ओवरव्यू जो है हमें पता चल जाता है स्टूडेंट को खास के कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतम। तो उस चैप्टर को हाईलाइटेड कर लीजिए, चाहे NCERT में हो, चाहे कोई अन्य सोर्स, कोई अन्य बुक है आपके पास अवेलेबल, तो उसको हाईलाइटेड चैप्टर कर लीजिए, उसमें उसको बार बार देखते रहिए। उससे होगा क्या कि उस चैप्टर से आपको क्वेश्चन अनिवार्य है कि बनेगा ही। ठीक है। जैसे डे का क्वेश्चन हम बोलते हैं कि डे और थीम, ये सब जो है इसको देख लीजिए, इसमें से बनता ही है। मौर्य प्रशासन से क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन देखने को अवश्य मिल जाता है। उसके बाद आपको हिस्ट्री में एक चैप्टर है, और प्रथम चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये इससे भी चैप्टर से प्रश्न देखने को मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री से भी सल्तनत काल और एक और है सल्तनत काल के बाद जो है उससे प्रश्न जो आपको देखने को मिल जाता है। विजयनगर साम्राज्य से भी हमको क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है। और उसके बाद ज़्यादातर प्रश्न जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में, खास के कांग्रेस का जो स्थापना हुआ है 1885 में, उसके बाद के मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न जो एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाइए कि भारतीय राज्य का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? 53 का, तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? ये भाषा के आधार पर किया गया था, भाषाई आधार पर। क्वेश्चन नंबर 54 का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म जो है संपादक और समाचार पत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये हो जाएगा सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, एनी बेसेंट, ये जो है इसमें सही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या हितवाद के संपादक कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 55 पर, वह छोटी संख्या जिसमें 147 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। संख्या कह रहा है कि एक ऐसा संख्या से 147 को गुना किया जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 147 ढंग का अगर प्रश्न आता है तो आप उसका इसको LCM लेते हैं, 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, और ये बच जाएगा 2 और 7, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, यानी 7 तो 7 है जोड़ा में, लेकिन 3 नहीं है, तो यानी इसको 3 से अगर हम गुना कर दें तो तय है कि ये जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी कि आंसर नंबर बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इस ढंग का प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो उसको इसी मेथड से बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें जो है ये विलियम वार्ड जो है, ये विलियम वार्ड जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। वही जो है
पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये जो है तीनों जो है सदस्य थे, ये जो है अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस क्या थे? अध्यक्ष एवं ब्रिटेन में भारत सचिव। क्या थे? भारत सचिव। देखिए एवी अलेक्जेंडर जो थे ये एक नौसेना के अध्यक्ष थे, सेना अध्यक्ष। और वही स्टेफोर्ड क्रिप्स ये थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाए। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाले संरचना को क्या कहते हैं? तो ये इसे जो है हम प्लेसेंटा या अपरा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाए। मिनामाटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? मिनामाटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से हो जाता है? तो ये जो है मरकरी या पारा के सेवन से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन किस संदर्भ में है? तो फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के नियम का ये जो है स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाए कि यदि 2 मेजों और 3 कुर्सियों का कीमत जो है 2000 रुपया है, जबकि 3 मेजों और 2 कुर्सियों का प्राइस जो है 2500 रुपया है, तो 4 कुर्सी का प्राइस पूछा गया था कि इस ढंग का प्रश्न पूछा है। इसको मान लीजिए कि 2m, मेज को m मान लेते हैं और चेयर को c मान लेते हैं। 3c बराबर 2000। क्या हमने माना कि 2m प्लस 3c बराबर 2000। और इस सेकेंड स्टेटमेंट करा कि 3 मेज यानी 3m प्लस 2c इक्वल टू 2500। अभी दोनों को समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। इसको क्या करते हैं? 3 से गुना कर देते हैं, इसको 2 से कर देते हैं। इसमें हो जाएगा 6m प्लस 9c इक्वल टू 6000 हो जाएगा। वही सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 6m प्लस 4c बराबर 25 2 50 यानी 5000 हो जाएगा। और इसको घटाइए, तो घटाएंगे जब तो ये जो है फर्स्ट कट जाएगा। 9c में से 4c जाएगा तो ये बचेगा 5c। और 6000 में से 5000 कम जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1000। यानी कि c बराबर हो जाएगा 1000/5। तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो 200 आता है, यानी एक कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 200। तो 4 कुर्सी का कितना हो जाएगा? तो 4 कुर्सी का हो जाएगा 4 से जब 200 को गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाए कि भारत में तटीय सीमा वाले राज्य की संख्या कितनी है? ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, मतलब भारत का भूगोल का प्रथम चैप्टर। तो भारत में तटीय सीमा वाले राज्य की संख्या कितनी है? तो ये टोटल है 9। और पूछ ले कि कौन कौन, तो इधर से स्टार्ट लीजिए। मान लीजिए कि ये श्रीलंका है, तो यहाँ से स्टार्ट लीजिए। तो सबसे पहले गुजरात हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर से सुनिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये और एक क्वेश्चन और पूछा था इसी संदर्भ में कि मुख्य तट रेखा की लंबाई कितनी है? मुख्य तट रेखा की लंबाई कितना है? तो ये हो जाएगा 6100
किलोमीटर। ठीक है, वही जो है मुख्य भूमि, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब लगा के समुद्र तट की टोटल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य का है, तो ये हो जाएगा गुजरात का। किसका हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। 1600 किलोमीटर में जो है ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा आंध्र प्रदेश और तीसरा नंबर पर आ जाएगा तमिलनाडु। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बना है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। वैसे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़िएगा तो ये सब प्रश्न आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाए, पादशाहनामा का रचयिता कौन है? पादशाहनामा का रचयिता कौन है 62 का? तो इसका हो जाएगा सही आंसर अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाए, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वारांध मुख बनाती है? निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? 63 का तो ये हो जाएगा ताप्ती। क्या हो जाएगा? ताप्ती। ताप्ती कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। देखिए, रिवर से भी आपको एग्जाम में एक प्रश्न मिलता है देखने को, कम से कम एक रिवर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाए, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा? तो ये जो है चंबल नदी पे बनाया गया है। कहाँ? चंबल नदी पर बना है गांधी सागर बांध, जो मंदसौर यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। मंदसौर कहाँ पड़ता? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाए कि दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना। D2 भी है, F60 है, यहाँ I जो है I के साथ बीच में एक छूटा हुआ है, I के साथ I है और 11 है, उसके बाद Q है। ठीक है, एक अगर रखते हैं तो आपका मान नहीं मिलेगा। ठीक है, और लास्ट टर्म है M17M। ठीक है, तो इसमें जो है पूछा गया 2 को 6, 6 को 11, 11 को 17, यानी कि पहले में 4 बढ़ाया, फिर 5 बढ़ाया, फिर 6 बढ़ाया, तो अगला कितना बढ़ जाएगा? 7 बढ़ जाएगा। तो 7 जब बढ़ेगा तो बीच में कितना संख्या आएगा? 24। तो 24 के हिसाब से आंसर 3 वो सही हो रहा है, 1, 2 और 1, 3। ये तो सही नहीं होगा। ठीक है, अब सेकेंड टर्म क्या कर रहा है कि डी को 6 लिखा जाता है, डी को F लिखा जाता है। तो डी को जब डी का वैल्यू कितना होता है? 4 और F का कितना हो जाएगा? F का हो जाएगा आपका 6 और वही I का हो जाएगा 9, वही M का हो जाएगा 13। ठीक है, इस ढंग से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता, यानी कि 10th क्लास के मैथमेटिक्स में भी दिया गया है। और मैथ जब पढ़ते हैं तो मैथ के जैसे कि RS अग्रवाल का बुक अगर सॉल्व करते हैं तो लास्ट टॉपिक आपको प्रोबेबिलिटी दिया गया है। ठीक है, वहाँ से आप इसको विशेष ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 पासा को एक साथ जब फेंका जाता है तो उन पर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने की संभावना बताना। 8 नहीं होगा। 2 पासा को जब फेंकेंगे तो मान लीजिए कि अरे यार NS का वैल्यू मान लीजिए 36 है। 2 पासा फेंकते हैं, 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो 36 आएगा। NE का मान जो है 5। कैसे? तो 8 आने का क्या क्या संभावना? दोनों को जोड़ के 8 लाना, तो या तो 2 होगा, 6 होगा, या 6 होगा और एक में 2 आ जाए तब संभव है। एक में 3 आ जाए, एक में 5 आ जाए, या फिर एक में 5 आ जाए, एक में 3 आ जाए तब संभव है। एक में क्या हो जाए? 4 और 4 आ जाए तब संभव है कि दोनों को मिला के 8 हो जाएगा। तो कितना टर्म बन रहा है? 1, 2, 3, 4 और 1, 5। 5 ऐसा संभावना बनेगा जिसमें 8 आने का संभावना बनेगा। तो 5 कमा दीजिए तो 36 में से
5 अगर कम जाएगा तो ये आ जाएगा 31/36, ये संभावना बनेगा 8 नहीं आने का। बी आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाए। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? निम्नलिखित राज्यों में से किस में, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है? 67, ये हो जाएगा मणिपुर का। देखिए जितना भी स्टेट है सभी में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उसको आप एक बार अलग से लिख लीजिए और उसको बार बार देखते रहिए। यहाँ से क्वेश्चन कम से कम एक एग्जाम में बनेगा। और इसी के साथ एक और भी लिख सकते हैं, वहाँ जिस राज्य का आप लिख रहे हैं नेशनल पार्क, उस राज्य का सीएम और उस राज्य का गवर्नर भी साथ में लिख लीजिए। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वही वर्ल्ड से में जब आप आते हैं तो इसमें जो है कंट्री और करेंसी से भी प्रश्न देखने को मिलता है। वही कंट्री और कैपिटल से भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। मेंस में अगर ना मिले तो पीटी में तो जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ? 68 का तो ये लॉर्ड डलहौजी का नाम जुड़ा हुआ है इससे। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हड़प नीति इसको भी बोलते हैं, हड़प नीति। देखिए 1848 से लेके 1856 के बीच भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसने नीति तैयार किया और 7 राज्य को इसमें जो है शामिल कर लिया था। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया राज्य कौन था? सबसे पहला पूछा गया था सतारा। कब? 1848 में। वही सेकेंड पे आ जाए जैतपुर 1849 में, संभलपुर 1849 में, वही घाट को मिला गया था 1850 में, उदयपुर को 1852 में मिला गया था और झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। टोटल 7 राज्य को मिला गया था हड़प नीति के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाए। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? स्टैटिक जी का क्वेश्चन है या ज्योग्राफी के अंतर्गत भी रख सकते हैं। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? 69 का तो ये असम में पाया जाता है। सदाबहार वन असम में पाया जाता है। सदाबहार वन का क्या मतलब होता है? तो वन जो है काफ़ी घने होते हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे वृक्ष भी इस वन में पाए जाते हैं। और ये जो वन है पूरा साल हरा भरा रहता है। इसमें बांस, महोगनी, रबर, शीशम ये सब जो है पौधा देखने को मिल जाता है। ये सब विशेषता है सदाबहार वन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाए। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 mm ये होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाइए। सुंदर वन पाए जाते हैं, ये भी ज्योग्राफी का प्रश्न है या स्टैटिक जीके भी बोल सकते हैं। तो सुंदर वन जो है पाए जाते हैं मैग्रोन वन। कहाँ हो जाएगा? तो 2000 भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है मैग्रोन कवर 4975 स्क्वायर किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक का 0.15% है। ठीक है, सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के रूप में भी जो है सूचीबद्ध किया गया है। यह वन रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन और एस्टुअरीन मगरमच्छों का जो है घर होता है। मैंग्रोव फूल वाले पेड़ होते हैं। ये सब जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाए। यर्कर शब्द का उपयोग किया जाता है। यर्कर
बॉल जब फेंकता है बॉलर तो उसको बोलते हैं यॉर्कर फेंक दिया, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है। टर्म जो है किससे संबंधित है? क्रिकेट से। कमेंट्री में अक्सर आप यॉर्कर शब्द का यूज करते हुए देखते हैं। पावर प्ले, बाउंड्री, LBW, लेग बाय, मेडन ओवर, नो बॉल, स्टंप, ये सब जो है पूछ सकता है, हमने बता दिया, ये सब क्रिकेट से संबंधित टर्म है। क्वेश्चन 73 कर रहा है कि भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य, ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा नौका दौड़ के लिए रिवर है, ऐसे करके रहता है और ऐसे करके देखिएगा बना हुआ रहता नौका, बहुत सारा लोग बैठा रहता है और रेस खेलता है, तो ये नौका दौड़ केरल में जो है प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाए कि यदि R1 व R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं, तो जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो क्या होगा? तो R1 बराबर 2R1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 पर, जब भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, ये है केरल में। तो संसार के थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में पड़ता है। बिहार में भी इसकी उपस्थिति जो है ज्ञात हुई है। तो भारत में थोरियम का भंडार जो है 3,60,000 टन है और भारत जो है थोरियम भंडार विश्व के कुल भंडार का 25% है, ठीक है। थोरियम का खोज 1825 में किया गया था, बर्जिलियम ने किया था, बर्जिलियम के द्वारा 1825 में इसको खोजा गया था। क्वेश्चन 76 पे आ जाए, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उप विभाग में आता है? कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उप विभाग में आता है? मैप बेस्ड क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन। अक्सर आप सोचते होंगे यूपीएससी का जो फैकल्टी होता है वो सब अक्सर आपको बोलता है कि मैप देखते रहिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैप देखना भी जरूरी है ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो 76 का क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाए, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। आत्मीय सभा का स्थापना जो है किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाए, 8 पे आ जाए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन 79 पे आ जाए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन जो है इसमें सत्य है, ठीक है। इसमें जो हो जाएगा, दो सम संख्याओं का गुणज हमेशा सम होता है, दो सम संख्याओं का गुणज हमेशा सम होता है, ठीक है। डी आंसर सही है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 80 पे आ जाए, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किए थे? निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो 80 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के द्वारा यह जो है कराया गया था। तो ये गुप्त वंश का संस्थापक से क्वेश्चन बना है, तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम को क्वेश्चन बना था, महाराजा धीराज की उपाधि जो है धारण किए थे, ठीक है। देखिए, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ है समुद्रगुप्त हुआ है 335 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा था, 335 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा था। और एक क्वेश्चन और बना था कि भारत का नेपोलियन भी इसे ही कहा जाता, नेपोलियन भी इसे
ही कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है। समुद्रगुप्त जो है विष्णु के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बना है। एक क्वेश्चन और बना था कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख की रचना की थी। इनके दरबार का एक दरबारी कवि था, कवि का नाम था हरिसेन, जिसके द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना जो है किया गया है। ये सब इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बना है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाए। कह रहा है कि एक गोला बेलन और शंकु, एक गोला कॉमा बेलन तथा शंकु की त्रिज्या समान है तथा उसके वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। वही बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। वही शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल, यहाँ एल। और क्वेश्चन में दिया गया त्रिज्या और ऊंचाई समान है, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई को 1 मान लीजिए। ठीक है, तो इसके अनुसार एल आप जब निकालते हैं, शंकु का ये जो एल है, एल तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं। ठीक है, ये आर हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो एल जब निकालते हैं तो एल बराबर हो जाएगा √r² प्लस एच स्क्वायर। तो दोनों को हम क्या माने हैं, r = h = 1, तो ये हो जाएगा √1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा √2। ठीक है, तो इसके अनुसार जब आप फार्मूला को पुट करेंगे तो एक तो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, और ये हो जाएगा पाई आर एल का क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई एल को बोलते हैं, तो ये हो जाएगा √2। देखिए इसमें क्या है, 4 पाई इंटू आर को 1 × 1 लिख सकते हैं, कहा कि 1 हमने माना था, और 2 पाई आर इंटू एच को 1 × 1 लिख सकते हैं, और पाई आर इसमें है तो पाई × 1 और √2। इससे देखिए पाई आर कट गया, और पाई इसमें भी कट जाएगा, तो पहले में आ जाएगा 4, दूसरे में आ जाएगा 2, और तीसरे में आ जाएगा √2। तो ये अनुपात बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि मैथ का क्वेश्चन या अन्य क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता तो प्लीज़, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 82 पे है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है इसमें से। तो ये जो है ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। नर्मदा नदी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये भी याद रखें, नर्मदा नदी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। क्वेश्चन में 82 हो गया। क्वेश्चन में 83 पे आ जाए। यदि VAR वाराणसी का कूट है WCUESGZQ, तो कोलकाता का क्या कूट होगा। देखिए इसमें जब आप ऐड करते हैं, इसको जब बनाइएगा VARN ऐसे करके बनाते जाइएगा, WCUES ऐसे करके, तो इसमें देखिएगा +1 ऐड हुआ, सेकेंड में +2 ऐड हुआ, थर्ड में +3 ऐड हुआ, फोर्थ में +4 ऐड हो जाएगा। ऐसे करके आप सॉल्व इसको कर के मान निकालिएगा कि K में +1 कीजिएगा, O में +2, L में +3, K में +4, ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार देख लीजिएगा बना के। क्वेश्चन नंबर 84 करा कि विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था। विक्रम संवत किस गुप्त शासक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए विक्रम संवत का प्रचलन जो है 57 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ है, 57 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, शक संवत का शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है। देखिए वीडियो तो चूंकि एक्सप्लेन डिटेल में करते हैं तो वीडियो लंबा होता है, तो इसको 2x करके देख लिया कीजिए। ठीक है, उससे होगा क्या, अगर वीडियो 1 घंटे का है तो आपको 30 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा खाने के नमक
के नाम से जाना जाता है, तो NaCl को खाने वाला नमक के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। देखिए CaO को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। AlCl3 को क्या बोलेंगे, तो ये जो है एल्युमिनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। MgCl2 को क्या नाम है, तो इसको मैग्नीशियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाए कि निम्नलिखित में एक समीकरण है, कौन 1 - x² ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए x के सभी मानों को निरूपित करता है। इसको कैसे हम सॉल्व करें, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए कि 1 - x² ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, तो इसको लिख सकते हैं 1² - x² ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब देखिए एक फार्मूला होता है कि a² - b² बराबर a + b × a - b, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + x × 1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वही जब इसको टर्म हम चेंज कर देते हैं, x - 1 अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 0 का हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा मान, ये इधर चल के बराबर नहीं होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1, और वही इसमें आ जाएगा x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो रेंज इसका कहाँ से हो जाएगा, -1 से हो जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बन जाएगा। -1 इज लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, ये आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाए, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 87, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाए, समीकरण दिया गया है x + b बाय a - b और x - b बाय a + b का होल ज्ञात करना। देखिए इसको x + b को हम लिख सकते हैं, ये जो है x - b और ये बराबर लीजिए a - b बाई a + b, ठीक है। इसको यहाँ कर दिए और इसको यहाँ कर दिए, ठीक है। अब यहाँ के बाद एक रूल होता है जिसको मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के अनुसार, ठीक है। नीचे वाला को ऊपर में ऐड करते हैं, यानी x + b में ऐड हो जाएगा क्या, तो ऐड हो जाएगा x - b, वही x - b में क्या हो जाएगा, घट जाएगा क्या, x - b, ठीक है। और इसी प्रकार इधर में भी आपको आ जाएगा a - b दिया है ऊपर में, इसमें क्या ऐड हो जाएगा a + b, और नीचे में क्या है a + b पहले से है, तो इसमें घट जाएगा a - b, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा, देखिएगा सॉल्व करके, तो ये x का मान आपको -a आ जाएगा, x बराबर -a, आंसर सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 89 पे, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे। ये क्वेश्चन जो है क्या बोलते हैं, कौन बढ़ेगा करोड़पति में भी पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। 89 का हो तो ये हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। ये जो है प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री नहीं बने, तो गुलजारी लाल नंदा का 1964 तथा 1966 में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। भारत में 1964 और 1966 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाए कि निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय
स्टेट का हिस्सा नहीं था। निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? 90 नंबर, तो ये हो जाएगा पादरी। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाए। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो ये था पुरुषपुर पेशावर। पुरुषपुर पेशावर कनिष्क की राजधानी हुआ करती थी। देखिए, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का प्रतापी राजा था कनिष्क जो है प्रतापी राजा था। कुषाणों का द्वितीय राजधानी मथुरा को बोला जाता है। मथुरा को द्वितीय राजधानी बोला जाता है। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वहाँ से आप डिटेल में एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर डिक्शनरी पे आधारित क्वेश्चन है और ये रीजनिंग का ही प्रश्न के अंतर्गत आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा? देखिए, एस शब्द में है सेकेंड टर्म, देखिए पी भी शब्द में है, ठीक है। तीसरा में आई भी शब्द में है, एन इसमें है, इसमें भी है, आई एन इसमें भी है, एन भी है, फिर एन है, उसके बाद डी है, उसके बाद एल है, या चौथा टर्म क्या है? 1 2 3 4 पे एन है, 4 पे एन है। कंफ्यूज हो गए 92 का। देखिए, तो सबसे फर्स्ट पे आएगा ये आएगा, सबसे फर्स्ट पे ये आएगा, स्पाइन आएगा सेकेंड नंबर पे, थर्ड पे आएगा ये, और फोर्थ पे आएगा ये। तो थर्ड पूछा गया है तो डी आंसर होगा। इसको ठीक से मिला लीजिएगा, क्योंकि अभी मिलाएंगे तो वीडियो लंबा बन गया है, तो और हो जाएगा लंबा। क्वेश्चन 93 करा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे आपको एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो ये जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये सब का मुख्यालय आप जरूर याद रखें, इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बोलते हैं ना। तो 93 का तो ये कहाँ है? जेनेवा में, जेनेवा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। सदस्य की टोटल संख्या है 187। एस्टेब्लिश किया गया था 1919 में, ठीक है। वही वाशिंगटन में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है, ठीक है। इसे को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और विश्व बैंक का भी मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में ही पड़ता है। देखिए, रोम में पड़ता है, रोम जो इटली में पड़ता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम में, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय, ठीक है। पेरिस में है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन है, OECD। पेरिस में क्या पड़ता है? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय है, ठीक है। तो ये सबसे एग्जाम में क्वेश्चन एक प्रश्न देखने को मिलेगा, खास के PT के एग्जाम में, इसको रट लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाए। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक डैश। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 95 पे आ जाए। निम्न अनुक्रम में कह रहा है कि रीजनिंग का प्रश्न है कि निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने 9 है, ऐसे कितने 9 है जिसके पहले 5 का अंक है, 5 पहले है और बाद में 3 नहीं है। कितना ऐसा 9 है जिसके ठीक पहले 5 तो है लेकिन बाद में 3 नहीं है? तो एक ये होगा, ये नहीं होगा। इसके पीछे 5 है लेकिन बाद में 3 है, तो ये नहीं होगा। 9 ये होगा, हाँ ये हो जाएगा। और उसके बाद ये देखिए 9 ये होगा, ये भी हो जाएगा। उसके बाद एक ये होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद ये होगा, हाँ ये भी हो जाएगा। उसके बाद ये होगा, हाँ हो जाएगा। यानी टोटल जो है 4 टर्म है।
क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाए। पी क्यू आर कोई त्रिभुज है और ओ जो है कोण पी क्यू आर के अंदर कोई बिंदु है, तब इसमें से पूछा गया है। तो इसको हम डायरेक्ट टिक कर दे रहे हैं क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा होगा। ठीक है, इसको सॉल्व ना करके इसको डायरेक्ट टिक कर देते हैं कि ओ पी जो है, इसको ऐसे जो मिलाते हैं, ठीक है, तो ये जो है ओ पी प्लस ओ आर, ओ पी प्लस ओ आर बराबर होगा पी आर से और बड़ा होगा। वही ओ पी प्लस ओ क्यू बड़ा होगा पी क्यू से, और वही जो है ओ आर प्लस ओ क्यू बड़ा होगा किससे, क्यू आर से। ठीक है, और रूल क्या है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का लंबाई जो है, त्रिभुज के किसी दो भुजा का लंबाई तीसरी भुजा से क्या होता, बड़ा होता। तो सत्य क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा ओ पी प्लस ओ क्यू बड़ा है पी क्यू से, यानी स्टेटमेंट सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाए कि कौन धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 बरस बाद पश्चात जो है 54,800 रुपये हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय क्या था, ये पूछा। देखिए, इस ढंग के प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा कि दो साल के लिए है तो ए प्लस ए प्लस बी बट्टे 100%। ठीक है, और ए का मान कितना दिया गया है, 4 + 4 हो जाएगा, प्लस 4 × 4 बट्टे 100, तो ये हो जाएगा 8 और प्लस 0.16, यानी 8.16%, 8.16% हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि 108.16% का मान जो है दिया गया क्वेश्चन में 5408, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5408 बट्टे 108.16 गुने 100। ठीक है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा इतना 5000। ठीक है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 5000 आएगा। क्वेश्चन नंबर 98 का निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, वैसा संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है उसको परिमेय संख्या बोलता है। देखिए, ये जो संख्या c का स्क्वायर दिया गया है, तो मान के चलिए इसको स्क्वायर जब करेंगे तो √2 गुने √2 आएगा और 2 इसका वैल्यू आएगा। 2 को 2/1 लिख सकते हैं, जहाँ 1 इक्वल टू नहीं है 0 के, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाए कि एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में दिखाती है तब घंटे की सुई किस दिशा में होगा। 99 का डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर देते हैं कि ये मान के चलिए ये घंटे का हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, डी आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देख लीजिए कि शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन को क्या कहते हैं, तो प्रतिभा पलायन बोलते हैं। प्रतिभा पलायन कैसे, जैसे कि सुंदर पिचाई, और भारत क्या है, विकासशील देश है, वहाँ से एक विकसित देश में चलेगा कहाँ, अमेरिका, तो इसको क्या बोला जाएगा, तो प्रतिभा पलायन बोला जाएगा। तो टोटल इस वीडियो में हमने मेंस पेपर का डिस्कस किया, जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, कब हुआ था, ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 29/11/2020 के डेट में, मेंस पेपर। ठीक है, तो इस प्रश्नों का हमने डिस्कस कर लिया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आता है। अगर क्वेश्चन और प्रश्न समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं इसके एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो चूँकि लंबा हो गया है तो इसको 2x करके ज़रूर देख लिया कीजिए। ठीक है।